हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो जो है उन अभ्यर्थियों के लिए होने वाली है जो कि 2023 में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपकी परीक्षा 31 जुलाई को होने वाली है, जिसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की आंसर सॉल्यूशन को। तो आज की वीडियो में सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी लैंग्वेज का। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, जिसमें से कि B1 पहला पेपर होता है और B2 दूसरा पेपर होता है। B1 में आपको 3 सब्जेक्ट दिए रहते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट दिया रहता है जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश आता है। इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में से आप एक को चूज़ कर सकते हैं। तो उसके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे जीके रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके रीजनिंग के आपके मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो 50 क्वेश्चन ये टोटल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका B1 पेपर होता है वो कुल मिला के 150 मार्क्स का होता है और B2 पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है। अब जो B2 पेपर होता है वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेस पर आपसे लिया जाता है, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपके अगर BA MA है तो आर्ट्स आपसे पूछी जाती है, आर्ट्स के 50 क्वेश्चन। उसी तरह से साइंस वालों से साइंस के 50 क्वेश्चन और कॉमर्स वालों से कॉमर्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में सबसे पहले हम B1 पेपर का लैंग्वेज टेस्ट यानी कि हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म फिल करते वक्त अपनी लैंग्वेज हिंदी डाली है, तो उनके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये 2020 का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या दिया है, निर्देश पढ़ेंगे। प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो हमें ऑप्शंस में 4 पर्यायवाची दिए गए हैं। केतु का पर्यायवाची हमसे पूछा है कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमें बताना है केतु का कौन कौन सा पर्यायवाची, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो केतु का सही पर्यायवाची होगा पताका, तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास गति। तो गति का पर्यायवाची क्या होगा। आपको देखिए चारों ऑप्शंस में से चाल इसमें समझ में आ रहा होगा कि गति का पर्यायवाची क्या होता है, चाल होता है। बाकी मार्ग, कर्म, रास्ता, ये तो मार्ग के पर्यायवाची हो गए। अब नेक्स्ट है कनिष्ठ। तो ऑप्शन आपके क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कनिष्ठ का पर्यायवाची क्या होगा। तो कनिष्ठ का पर्यायवाची क्या होगा, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, ठीक है। कनिष्ठ भाई यानी कि छोटा भाई और अग्रज भाई यानी कि बड़ा भाई, ठीक है। तो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला निर्देश हमें दिया गया है, निम्नलिखित 4 शब्दों के समूह में प्रत्येक समूह में 3 शब्द पर्यायवाची हैं और 1 शब्द बेमेल हमें दिया गया है। हमें बेमेल शब्द का चयन करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 पर्यायवाची दिए गए हैं। अब इसमें से बताना है कि बेमेल पर्यायवाची कौन सा है। तो अब यहाँ पर आते हैं कांता का पर्यायवाची, अगर आपको कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कांतर, विपिन और कानन। तो आप सभी को पता होगा कांतर, विपिन और कानन किसके पर्यायवाची होते हैं, वन के पर्यायवाची होते हैं। वैसे वन का पर्यायवाची कांतार होता है, इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कांतर दिया है, तो ये आपका रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनसे सबसे बेमेल है। वैसे तो यहाँ पर कांतर की जगह पे कांतार होना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन को हो सकता है 2020 वाले स्टूडेंट्स ने इसको क्लेम भी किया होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है 5th क्वेश्चन, जिसमें हमसे लौ के पर्यायवाची पूछे हैं। लौ यानी कि दीपक की जो आगे की ज्योति होती है उसको। लौ, दीपशिखा और लपट, ये तीनों ही लौ के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन लगन जो है, लगन यहाँ पर सबसे बेमेल पर्यायवाची है। अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन को करने से पहले निर्देश पढ़ेंगे। यहाँ कुछ शब्दों के विपरार्थी 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही विपरार्थी अथवा विलोम शब्द का हमें चयन करना है। तो देखिए, विलोम शब्द छाटते हैं हमें। अनिवार्य का विलोम क्या होगा, अनिवार्य यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी, और वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो इसीलिए ये दोनों आपस में विलोम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां, उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है सुधार करना, किसी भी चीज़ का सुधार करना, और रोपण का मतलब होता है उस चीज़ को वहाँ पर स्थापित कर देना, ठीक है। तो आपका ये दोनों विलोम शब्द हो जाएंगे। 8वां है निंद्य। निंद्य का जो यहाँ पर आपको सीधे सीधे डायरेक्ट दिख रहा होगा, वंद्य, ठीक है। वंद्य बिल्कुल आपको देखने से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अगले के लिए निर्देश हमें दिए गए हैं। यहाँ एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए गए हैं। इनमें से हमें शुद्ध वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, जिसको अक्षरी और हिज्जे भी कहते हैं, तो वो हमें चूज़ करना है। अभी हमें बताना है कि शुश्रूषा किस प्रकार से लिखा जाता है।
तो देखिए सुश्रूषा को लिखने का इस तरह से तरीका होता है, छोटे ऊ की मात्रा लगती है, फिर इस तरह से श्रमिक वाला शौ के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा लगती है और षटकोण वाला शौ यहाँ पर बनाया जाता है। तो सुश्रूषा इस प्रकार से लिखा जाता है। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10th, जिसमें कि गरिष्ठ का हमें बताना है कि किस प्रकार से गरिष्ठ लिखा जाता है। तो गरिष्ठ कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, गरिष्ठ होता है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन में हमें 4 वर्तनी दी गई है अंतर्ध्यान की। तो अंतर्ध्यान किस प्रकार से लिखा जाता है इसमें पूछ रखा है। अंतर्ध्यान लिखा जाता है इस प्रकार से, अंतर्धान, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन आपकी जो आंसर की है ऑफिशियल कुमाऊं यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने इसका आंसर जो बताया है वो ऑप्शन सी बताया, लेकिन वो गलत बताया है। इसीलिए ये एक क्लेमिंग क्वेश्चन है जिसमें कि स्टूडेंट्स क्लेम कर सकते थे अंतर्धान इसका करेक्ट आंसर होगा, जबकि यूनिवर्सिटी ने अंतर्धान बताया था, ठीक है। आप लूसेंट की बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पर अंतर्धान उसमें इसकी वर्तनी दी गई है। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पर। निर्देश हमें दिए गए हैं, निम्नलिखित पद्यांशों में प्रयुक्त सही अलंकार का हमें चयन करना है। तो देख लीजिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपके अलंकार भी पूछे जाते हैं, तो हिंदी में अलंकार भी आपको पढ़ने होंगे। लाइन हमें दी गई है, उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो देखिए यहाँ पर इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हो रहा है पूछा है। ऑप्शंस हमारे पास है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान। तो आपको पता चल रहा होगा उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है 13वां क्वेश्चन, जिसमें जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो इसमें कौन सा अलंकार आपको दिखाई दे रहा है। इसमें श्लेष अलंकार दिखाई दे रहा है। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर दीप की गति बताई गई है, जिसमें दीप का मतलब पुत्र भी है और दीप का मतलब दिया भी है। तो एक ही जैसे वर्ड के अलग अलग दो मतलब निकल के आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस में स्थायी रूप से बना रहता है। ऑप्शन है विभत्स, भयानक, रौद्र या फिर वीर। तो रौद्र रस एक ऐसा रस होता है जिसमें कि रौद्र में क्रोध हमेशा बना रहता है, इसलिए स्थायी भाव क्रोध जो है वो रौद्र का होगा, ठीक है। रौद्र रस, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। अन्वय का हमसे पूछा है, तो इस प्रकार से ये होता है अनु धन अय। तो आपका ऑप्शन ए में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, अनुधन अय किसका होता है, अन्वय का सही संधि विच्छेद होता है। अगर आपसे इसकी संधि पूछी जाएगी इसमें कौन सा संधि है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें अय लगा हुआ है, तो ये अयादी संधि है। जहाँ पर भी आपको अय, आय, अव, आओ, आवी, आई इस प्रकार से साउंड देखने के लिए मिलती है, वहाँ पर अयादी संधि का प्रयोग हुआ होता है। तो देखिए आपने हिंदी में संधि भी देख ली है, अलंकार भी देख लिए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी से किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन आपका संधि से ही बना है, जिसमें पूछा है मतैक्य में कौन सी संधि है। तो मतैक्य में कौन सी संधि होगी पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आई की मात्रा आ रही है, जहाँ पर भी आपको आई की मात्रा और औ की मात्रा, इन दोनों में से किसी एक की मात्रा देखने को मिलती है जिस संधि में, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जिसमें पूछा है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद कहलाता है। तो देखिए छंद से भी यहाँ पर एक कॉमन सा क्वेश्चन बना है, तो वर्णिक और मात्रिक छंद जिसमें नहीं होंगे तो वो कौन सा कहलाएगा, मुक्त छंद कहलाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें साहित्य से दिया गया है, तो अब हमें बताना है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम कौन सा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चंद बरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछते हैं, चंद बरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है। तो ऑप्शन सी इसमें पृथ्वीराज रासो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे। तो निर्गुण भक्ति धारा के कौन से
प्रमुख कवि नहीं थे बताना है हमें। तो हमारे पास ऑप्शन जो है कबीर दास निर्गुण भक्ति के कवि थे, रैदास और दादू दयाल, ये सभी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, लेकिन सूरदास नहीं थे। तो सूरदास इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है तन चित उर मन राजा कीना, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी कीन्हा, गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस पद में हृदय का प्रतीक बताया गया है। तो देखिए हृदय का प्रतीक किसको बताया गया है, सिंहल को बताया गया है। आपको सिंहल दिख रहा होगा इन पंक्तियों में, तो सिंहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। तो फ्रेंड्स ये भी एक तरह का क्लेमिंग क्वेश्चन था जो कि इसमें रॉन्ग दिया गया था। तो देखिए वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे पूछा है, तो आपका जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है उन्होंने बताया था इसमें रामानंद करेक्ट आंसर बताया था, जबकि इसमें माधवाचार्य करेक्ट आंसर होना था। ठीक है, तो आपका इसमें माधवाचार्य करेक्ट आंसर होगा, लेकिन एक क्लेमिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को कहा जाता है। इस काल को कौन सा काल कहा जाता है वो पूछा है, तो इस काल को कहा जाता है रीतिकाल। अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी। ये भी एक प्रकार का क्लेमिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो उत्तर मध्यकालीन की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो दो प्रकार की थी। एक थी रीति निरूपण, तो रीति निरूपण कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा सही आंसर बताया गया है, लेकिन इसका श्रृंगारिता और रीति निरूपण दोनों ही होना था, क्योंकि ये दोनों ही प्रमुख प्रवृत्ति होती है उत्तर मध्यकालीन काव्य की। ठीक है, तो ये दोनों ही इसमें करेक्ट आंसर होने थे। अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। तो अंधेर नगरी के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्दंड मार्तंड का जो प्रकाशन वर्ष है 1826 है। अगला क्वेश्चन है छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। छायावाद का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसाद के झरना रचना से। ठीक है, झरना से माना जाता है छायावाद का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन में पूछा है छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ये पंक्तियाँ किसकी है पूछा गया है, तो ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये भी एक प्रकार का क्लेमिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है उसने बताया था कि जो रश्मि रथी है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जबकि उर्वशी और रश्मि रथी दोनों ही रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। ये दोनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं, तो आपका इसमें दोनों ही करेक्ट आंसर होने थे। ये क्वेश्चन आपको रॉन्ग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के छायावाद की कालावधि हमसे पूछी है कि छायावाद की कालावधि कब से कब तक की थी। ठीक है, कब से कब तक की थी पूछा है। करेक्ट आंसर इसमें है ऑप्शन बी 1918 से 1938। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं। कितने भेद होते हैं शब्द शक्ति के, तो 3 भेद होते हैं। उत्साह एक प्रकार का स्थायी भाव किस रस में रहता है। उत्साह, देखिए उत्साह किस में रहता है, हमेशा वीर रस में रहता है, क्योंकि वीर जो पुरुष होते हैं वो उत्साही होते हैं, इसीलिए वो वीर कहलाते हैं। उत्साह रस हमेशा रहेगा किसमें, वीर रस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय में किस प्रकार का अलंकार होगा। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां होती हैं उनमें लाटानुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बनता है वो है कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। तो देखिए आपसे अलंकार से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको अलंकार को ध्यान में रखना है। तीनी बेर खाती सो अब तीनी बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो यमक अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारिन। इन पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सवैया। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास, हिंदी भाषा से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है उत्तर भारत के मध्य भाग अथवा मध्य देश की भाषा, तो करेक्ट आंसर है नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली, ये भी करेक्ट आंसर है। तो उपयुक्त दोनों इसमें क्वेश्चन आपके ऑप्शन ठीक होंगे।
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या कितनी है पूछा है, तो 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है भोजपुरी एक बोली है। भोजपुरी किस प्रकार की हिंदी है, तो ये बिहारी हिंदी है। उजला क्या है, उजला शब्द एक प्रकार का क्या है, तद्भव शब्द है जो कि हिंदी में प्रयोग हुआ है। कृतज्ञ उसे कहा जाता है जो, कृतज्ञ किसे कहा जाता है, कृतज्ञ ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी का भी किया हुआ उपकार को नहीं मानता है। ठीक है, कृतज्ञ जो मानता है और कृतज्ञ जो होता है वो नहीं मानता है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया। हिंदी हमारी राजभाषा कब बनी थी, 14 सितंबर 1949 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, इसमें मुहावरों के हमें अर्थ बताने हैं। आकाश कुसुम होना यानी कि बहुत ही असंभव बात का होना। फिर है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर का लाभ उठाना। दशरथ का वचन, दशरथ का बहुत ही अटल वचन था, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी कार्य को करने के लिए संकल्प करना या फिर आपका लक्ष्य से विचलित होना नहीं। इसमें सबसे ऑप्शन पहला ही होगा अटल प्रतिज्ञा, क्योंकि दशरथ का वचन है, ये अटल प्रतिज्ञा इसमें करेक्ट आंसर होगा। कपास ओटना मतलब क्या होता है, कपास ओटने का मतलब होता है व्यर्थ का कार्य करना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है। कार्य को हम जब नए ढंग से करते हैं यानी कि आधुनिक रूप से करते हैं तो आधुनिकीकरण हो जाता है। 48 में पूछा है, वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य में स्थित है वह स्थान क्या कहलाता है, तो ऐसा स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है, जो कि क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच का स्थान होता है। अब देखिए अगला है, निर्देश दिए गए हैं कि शब्दों के भावार्थ 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा का मतलब होता है कुछ भी हमें जानने की इच्छा होना, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है ये हिंदी सब्जेक्ट का, गंतव्य। गंतव्य का मतलब क्या होता है, गंतव्य का मतलब होता है लक्ष्य जहाँ पर हमें जाना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के हिंदी का पेपर, ये आपका सेट सी था। ठीक है, पेपर सेट सी था और B1 पेपर का ये लैंग्वेज टेस्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से तीनों में से आपको कोई एक एग्ज़ाम देना होता है लैंग्वेज का। तो इस वीडियो के अन्य पार्ट भी आएंगे जिसमें कि 2020 के हम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साथ ही जीके, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह 50-50 क्वेश्चन लेके हम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आपको ये सभी क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्लेलिस्ट बनाई गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी उसमें दिखेंगे और साथ ही जो प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी तो वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।